तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं का पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बचे हुए भाग को कवर करेंगे और इसमें जानेंगे कि और क्या क्या टॉपिक्स। आपको अगर फिजिक्स की जानकारी लेनी है हाई स्कूल लेवल के लिए या इंटर लेवल के लिए, तो हमारे नए यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी 90 पर आप उपलब्ध वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बायोलॉजी की क्लास देखनी है तो जीएस दुनिया इस हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उसको हमने कवर किया। अब उसी का अगला हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं अपचयन। अंग्रेजी में रिडक्शन बोलेंगे। अपचयन का मतलब क्या है? हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन की क्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है। ये एक अंतर आप याद रखिएगा, इससे आपके लिए बहुत आसानी से आप समीकरणों को समझ पाएंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। लेकिन वहीं पर एक टॉपिक और आता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन हटता भी। दोनों चीजें वहां पे आज देखेंगे। अपचयन में वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन की अभिक्रिया। या और क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन परमाणु हटता है, उसको भी हम कहते हैं अपचयन की क्रिया। जैसे आप पढ़े होंगे कि कॉपर का ऑक्साइड एक फार्मूला होता है CuO। अगर CuO को गर्म किया जाए, किसके साथ? CuO को अगर हम गर्म करते हैं या मिला देते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसमें होता क्या है? या मान लो अगर हाइड्रोजन आप यूज नहीं करते, यहां पे कुछ और ले आइए, जैसे जेडियम को ले आइए। कॉपर के ऑक्साइड के साथ अगर आप जेडियम की क्रिया कराते हो तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएगा इनके साथ, तो कंपाउंड क्या बना? जेडियम, मतलब जिंक का ऑक्साइड। और क्या अलग हो गया? यहां से अलग हो गया है कॉपर। तो आप क्या समझे? दूसरी लाइन जिसमें ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है? हटता है। तो यहां पर कॉपर के ऑक्साइड में से जिंक का परमाणु अलग हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये किस प्रकार की क्रिया है? ये कैसी क्रिया होगी? ये अभिक्रिया होगी अपचयन की क्रिया। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे अगर हम कर ले H2 और O2, ये H2 कहां जुड़ रहा है? O2 के साथ। अगर H2 और O2 आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है यहां पर 2H2। यानी अगर इसको ऐसे पढ़े कि ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा? अपचयन की क्रिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इन दो रिएक्शनों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि एक जगह पर क्या होगा? ऑक्सीजन हटता है और दूसरी जगह पर क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ, H2O बना रहा है। यहां पर कॉपर का जो ऑक्साइड है वो जिंक के साथ जुड़ करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए ये दोनों अभिक्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी? अपचयन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। चलिए, इसी अभिक्रियाओं में कुछ और चीजें भी हमको देखने को मिलती हैं। जैसे होता है ऑक्सीकारक किसे कहते हैं या अपचायक किसे कहते हैं। दो शब्द और आपको याद रखना है, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया। तो इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए
ये आपसी कारक किसे कहते हैं? तो बहुत आसानी से हम आपको बता रहे हैं, अगर आप कोई रिएक्शन ले रहे हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया हो रही है, तो उसमें आपको विशेष ध्यान ये देना है कि क्या जुड़ रहा है, क्या हट रहा है। चलिए एक रिएक्शन देखा जाए। जैसे अभी यही लिखा गया था, CuO में हमने मिला दिया जेडियन। तो जेडियन के दौरान क्या हो गया, यहाँ पर बन गया है JDNO प्लस Cu। तो यहां पर ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए क्रिया कौन सा है तो तुरंत बताएंगे अपचयन की क्रिया है। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिए, ये कॉपर का ऑक्साइड था पहले, अब क्या हो गया, ये कॉपर हो गया। कॉपर का ऑक्साइड किसमें बदल गया, कॉपर में। और जो जिंक था ये किसमें बदल गया, जिंक के ऑक्साइड में। तो जहां से ऑक्सीकरण की क्रिया हो, जैसे इसमें क्या हो रहा है, जिंक में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हो गया यहाँ पे कौन सी क्रिया, इसको हम कहेंगे, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। इस क्रिया में पढ़ेंगे इसको कैसे, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहां पर कैसे पढ़ेंगे, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन। तो अब यहीं पर हमको ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान लेना है। जिस रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होगा, जिस रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होगा, अभिक्रिया जहां से शुरू होगा उस पदार्थ का नाम हो जाएगा अपचायक, इसका नाम अपचायक। और इसी प्रकार से जहां पर अपचयन की क्रिया शुरू होगा उस पदार्थ का हम क्या नाम रखेंगे, इसका नाम रख देंगे ऑक्सीकारक। तो इसका नाम हो गया ऑक्सीकारक और इसका नाम क्या हो गया, अपचायक। आप इसको चाहे तो अलग अलग पार्ट में करके देख सकते हैं, नहीं तो एक ही पार्ट में आप इसको कवर कर लीजिए, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। एक एग्जाम्पल हम आपको और बताना चाह रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसको मिटाना चाह रहे हैं, मिटा देते हैं। एक उदाहरण और देखा जाए, जैसे JDNO, क्या नाम इसका, जिंक ऑक्साइड। इसमें मिला देते हैं कोयला या कार्बन मिला दो, कोक मिला दो, कोक भी कहते हैं, कोयला भी कहेंगे, कार्बन भी कहेंगे। इसको मिलाकर हम गर्म करेंगे, सेम रिएक्शन है, आपको बताना है। तो होगा क्या, ये वाला इनके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और क्या बना, जिंक बना। तो पहला नंबर ये बताइए इसमें कौन सी क्रिया हो, ऑक्सीजन यहां से इसके पास से हट रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है। तो हमने भी आपको बताया जहां पर अपचयन की क्रिया होती है उस पदार्थ का नाम क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, उस पदार्थ का नाम ऑक्सीकारक। और यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर से कार्बन से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी यहां से बन गया ये वाला, ऑक्सीजन जुड़ गया है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। और इस कार्बन को क्या कहेंगे, इस कार्बन का नाम होगा अपचायक, अपचायक। इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाया जाता है तो यहां पर कार्बन किसका कार्य करता है, यहां पर कार्बन अपचायक का कार्य करता है, ठीक है। ऐसे आपको चाहे जहां पर रिएक्शन मिलेंगे, आप रिएक्शनों को सावधानी से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि हम यहाँ पर किसका पार्ट पढ़ रहे हैं। चलिए मिलता जुलता एक रिएक्शन और आपको दिखा देते हैं, इसमें भी आपको पहचान करना है कि ये अभिक्रियाएं किस टाइप की हैं।
MnO2 क्या नाम है इसका? Mn क्या होता है, कोई बताएगा? Mn क्या है? मैग्नीज है। O क्या है? ऑक्सीजन। तो नाम क्या हो गया? मैग्नीज ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड को मिला देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चलो मिला देते हैं 4HCl। 4HCl अगर मिला दें तो कोई अंदाजा लगाए क्या क्या बन सकता है। मैग्नीज की ऑक्साइड में अगर हम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? HCl मिला देते हैं, तो क्या होगा? तो यहां पर ये धातु है, ये अधातु है, इन दोनों में रिएक्शन होगा और बनेगा MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। साथ में बनेगा Cl2 गैस और साथ में जरा बताओ क्या बन सकता है? Mn खत्म, यहां से Cl भी खत्म, तो क्या बचा? H बचा और O बचा, यानी 4H2O। 4H2O मिलेंगे बना लेंगे 2H2O, जल बन गया। अब यहां पर आपको बताना है कि कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां पर अपचयन हो रहा है। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें कहां पर ऑक्सीकरण क्रिया हो रहा है, कहां पे अपचयन। ठीक है, चलिए अगर नहीं मालूम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से देखिए वहां तक, कहां से? अगर आप इससे शुरू करते हैं, कहां से? HCl से। ध्यान से देखिएगा, इस H के पास Cl है और यहां H के पास O है, मतलब क्या निकला? H के पास का जो Cl है वो अलग है, या आप ऐसे कह लीजिए कि Cl के पास से H अलग हो रहा है, तो भी तो वही बात होगी। तो अभी आपको बताया गया, अगर किसी परमाणु के साथ H है और वो अलग हो रहा है, तो वहां पर कौन सी क्रिया? H अगर अलग होता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ऑक्सीकरण यहां पर कहां से कहां होगा? इस H का इनके साथ मैचिंग कराएंगे, यानी HCl में से H अलग हो गया, क्या बच गया? Cl। यहां पर कौन सी क्रिया होगा? ये हो जाएगा ऑक्सीकरण की क्रिया। तो बताओ, जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसमें पदार्थ को क्या कहते हैं? उसमें पदार्थ को अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। चलो इसमें देख लो, Mn के साथ O है, यहाँ Mn के साथ Cl है, तो Mn के पास से क्या अलग हो रहा है? O अलग हो रहा है। और आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि जिस अभिक्रिया में O अलग होता है वहां पर कौन सी क्रिया? अपचयन की क्रिया, यानी MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो बताओ इस पदार्थ का क्या नाम होगा? अगर अभिक्रिया अपचयन की है तो पदार्थ का नाम ऑक्सीकारक। ठीक, उम्मीद है आपको समझ गए होंगे कि ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक होगा, कौन सा अपचायक होगा। चलते चलते एक लाइन और बता देते हैं इसमें, जब रासायनिक क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, ठीक है, जब ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ होती हैं तो इसका नाम रखा जाता है ऑक्सीकरण, अपचयन। और अंग्रेजी में इनको रेडॉक्स नाम दिया गया। रेडॉक्स, रेडॉक्स कैसे हो गया? जैसे ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण का अंग्रेजी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्स और अपचयन में रिडक्शन। रिडक्शन का क्या हो गया है? रेड। ठीक है, RED, रेड। यहां से रेड, यहां से ऑक्स, क्या हो गया? रेडॉक्स। तो रेडॉक्स क्रिया पूछा जा सकता है, किसे कहते हैं? वह रासायनिक क्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रिया साथ साथ संपन्न होती हैं, उस क्रिया को हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें
ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। जैसे ये देख लीजिए, इसमें अपचयन भी हो रहा है और इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। इसी टॉपिक में थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है। जैसे एक टॉपिक और आता है कि अगर कोई अभिक्रिया दिया गया है, आप अगर कोई आयनिक अभिक्रिया है, आयन बना हुआ है, तो आप कैसे पता करोगे उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन? अब इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, इसमें कहां पर ऑक्सीकरण होगा, कहां पर अपचयन होगा, कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए एक ये है यम। यम क्या है? कोई तत्व है, मेटल। ठीक है, यम का मतलब मेटल। अगर ये मेटल है, धातु है, तो धातुओं का गुण होता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। मान लो इसने n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन निकला। n मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। आप एक मान लीजिए, एक धनायन एक इलेक्ट्रॉन, दो मान लेंगे, दो धनायन दो इलेक्ट्रॉन। तो जितने यहां से धनायन बनेंगे उतने यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है? अगर किसी पदार्थ में पहले और बाद में आवेशों में अंतर आता है, अंतर कैसे? धनात्मक अगर बढ़ता है, धनात्मक अगर बढ़ रहा है, तो ये अभिक्रिया हो जाता है ऑक्सीकरण। जैसे ये सोडियम है, सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, तो यहां पर क्या बनता है? देखो, एक प्लस एक माइनस, दोनों का आवेश बराबर क्या हो गया? जीरो आवेश, उदासीन हो गया। तो यहां पर एक धनायन एक ऋणायन दोनों बराबर है, मतलब यहां जीरो आवेश, यहां कितना आवेश? एक धन। तो जीरो बड़ा है, एक बड़ा है, एक बड़ा है ना। इसलिए क्या होता है? जहां पर धन बैलेंस का मान बढ़े, जहां पर धनायन का मान बढ़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। इसको याद रखिएगा, जब धनायन का मान बढ़ता है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और जैसे ये लोहा है, लोहे में से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? या Fe के ऊपर दो बार धनायन आ गया, तो यहाँ पर कैसा आवेश है? जीरो आवेश। जीरो से कितना हो गया? दो हो गया। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? ऑक्सीकरण की क्रिया होगा। चलिए और देख लेते हैं। इसी को और ले लिया जाए, यह Fe2+ है और इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए, तो बताओ कितना यहाँ पे बनेगा? तो Fe के पास 3 धनायन हो गया। अब 3 हो गया ना, यहाँ 2 धनायन, यहाँ कितना धनायन? एक बढ़ गया है। तो जब धन संयुजता का मान बढ़ता है, कैसे क्रिया होगा? वो ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। तो ऐसे कई रिएक्शन मिलेंगे। अगर इसको, इन दोनों को हम रिएक्शन लिखे तो देखो कैसे बन पाता है। ये है Fe2+, Fe2+ है। अगर मान लिया जाए वहां पर Fe मिल रहा है, Fe2+ से अगर Fe मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर तो कोई आवेश नहीं है, जीरो आवेश। तो बताओ घटा क्या बढ़ा? 2 से कम हो रहा है ना। जब बढ़ता है, हमने क्या कहा? जब धनायन बढ़ता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। लेकिन अगर धनायन घटता है तब उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होता है अपचयन। पहचान एक और आपको बता दें, ऑक्सीकरण में ज्यादातर रिएक्शनों में तीर के बाद इलेक्ट्रॉन का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अपचयन की अभिक्रियाओं में तीर के पहले इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तीर के पहले अक्सर वो जुड़ता है तो वहां पर, लेकिन यहाँ बैलेंस करेंगे, कितना धनायन? 2, तो आप यहाँ पे 2 बढ़ा लीजिए, बैलेंस हो गया है, हो गया। तो अपचयन, चलिए अपचयन का रिएक्शन और देखा जाए। जैसे हम बात करते हैं किसी हैलोजन, हैलोजन क्या है? हैलोजन क्या है? यक्ष को हैलोजन कहते हैं, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन कहा जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं? हैलोजन। तो अगर एक क्लोरीन दिया गया,
और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कैसा आवेश आएगा? Cl के ऊपर माइनस आवेश आ गया। तो बताओ यहाँ पर कितना आवेश? 0। यहाँ कितना? -1। बताओ -1 बड़ा है 0 बड़ा है? 0 बड़ा है ना। तो यही क्या हो गया? यही पहचान हो गया है कि अगर ऋणावेश का मान बढ़ता है उसको बोलेंगे अपचयन की क्रिया। धनावेश बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया, ऋणावेश बढ़ता है तो अपचयन की क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो हैलोजनों में ज्यादातर यही होगा। ये लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, हो जाता है अपचयन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक आता हो देखो, ब्रोमीन का ही देख सकते हैं, या ऑक्सीजन को देख लो। ये आपका क्या है? ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु में से कुछ निकलेगा? नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाना, और अधातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाना। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बनाएगा? धनायन से बनाएगा? नहीं, ऋणायन बनाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा। देखो तो आप सैंपल से समझ जाइए, प्लस लगा मतलब इसके साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर ये जुड़ा और क्या बन गया? O के ऊपर 2 बार माइनस चार्ज हो गया। तो यहाँ पर कितना आवेश देख लो? 0। यहाँ पे क्या? -2। तो अभी हमने क्या कहा? अगर माइनस का मान बढ़ता है तो सब क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन की क्रिया कहते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आगे करते हैं। और रेडॉक्स क्रिया का भी मान इसी में चलता है, धनायन वाले में ऋणायन वाले में भी। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, SN2+ धन Fe3+, बैलेंस नहीं है ये SN4+ और Fe2+। अगर ऐसे रिएक्शन कोई मिल जाए तो एक बार चिन्ह बराबर देखें, बराबर है कि नहीं? 3 यहाँ, 2 यहाँ, कितना? 5। 4 और 2 बराबर है? नहीं बराबर है। तो बराबर कहाँ करेंगे? मान लो तुक्का लगा, अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो 2 दिया 6, कितना हो गया? 2 दिया 6 धन, 6 2 8। 2 अगर यहाँ बढ़ा दे तो 2 दूना 4 धन 4 यहाँ। अगर यहाँ बढ़ाओगे क्या होगा? 2 दूना 4 पर भी बढ़ाना पड़ेगा, 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आपका ये बैलेंस रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसमें ऑक्सीकरण कहाँ पे हो रहा है या अपचयन कहाँ हो रहा है, कैसे बताओ? तो ऐसे समीकरणों को ध्यान से देखना है आपको कि कहां से कहां धनायन बढ़ रहा है और कहां से कहां ऋणायन बढ़ रहा है। तो यहां देखिए, ये आपका एशियन है, एशियन 2 है, एशियन यहाँ 4 है। तो अगर धन का मान बढ़ता है तो क्या कहेंगे? इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो क्रिया का क्या नाम हो गया है इसमें? ऑक्सीकरण। बताओ पदार्थ का क्या नाम होगा यहाँ पे? इसका नाम होगा अपचायक। क्या नाम होगा? अपचायक। चलो यहाँ देख लो, यहाँ देख लिया जाए। 2 दिया 6, कितना धन है? 6 धन। 2 दूना 4, कितना धन है? 4 धन। यहाँ घट रहा धन वैलेंसी का बढ़ना ऑक्सीकरण और धन वैलेंसी का घटना। हमने कहा ऋणायन घटना, ऋणायन का बढ़ना तो ऑक्सीकरण अपचयन होगा, लेकिन यहाँ ऋणायन तो है ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं? धन वैलेंसी का बढ़ना ऑक्सीकरण और धन वैलेंसी का घटना क्या हो गया? अपचयन। तो यहाँ पर पहले देख लो कितना बढ़ा। यहाँ पर धन 2 बढ़ गया, 2 यहाँ था, 2 यहाँ 4 हो गया। यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ हो गया है अपचयन की क्रिया। अपचयन में कितना घटा भाई? यहाँ पर 3 दूना 6 है, यहाँ 4 है, कितने का अंतर आ गया है? 2 का अंतर आ गया, 2 का अंतर आ गया। ये वाला हो गया अपचयन की क्रिया, ये हो गया ऑक्सीकरण। बताओ पदार्थ का नाम क्या होगा? अरे भाई अपचयन है तो क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीकारक होगा ना। यहाँ पे पदार्थ का नाम Fe3+ को क्या बोलेंगे? फेरिक आयन क्या है यहाँ पे?
एक आपसी कारक का काम करने वाला आयन हो गया ये। चलो इसी टॉपिक में एक और आता है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, हमारे नेचुरल लाइफ में कहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो किसका प्रभाव? ऑक्सीकरण का प्रभाव, ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में प्रभाव, ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में कहां कहां पर हमको ऑक्सीकरण से समस्या होगी या कहां पर हमारे लिए लाभ होगा, कहां हानिकारक चीजें प्राप्त होंगी, उसको देखना है। सबसे पहला जो हमारे जीवन में प्रभाव होता है वो निगेटिव प्रभाव होता है। हम यहाँ कुछ और नहीं, निगेटिव का चिन्ह बनाए हैं, इसको हम लोग कहते हैं संक्षारण। संक्षारण ये क्या कहते हैं? नया शब्द नहीं, लोग जानते जंग लगना, पदार्थों पर जंग लगना। जैसे धीरे धीरे कोई पदार्थ अपने आप सड़ जा रहा है तो घटना को जंग लगना, धातुओं में ज्यादातर जंग लगना होता है। तो संक्षारण क्या होता है? आप अपने दिमाग में लोहे का एक चित्र बनाइए कि आपके पास कोई पुराना लोहा है, आप देखेंगे उसके ऊपर भूरे रंग का एक परत मिलता है। वो परत क्या है? वो जंग है। अगर वो मिट्टी में पड़ा है, धूल में पड़ा है, नमी में पड़ा है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर से एक लेयर बनती चली जाती है। वो लेयर क्या करती है? लोहे को सड़ा देती है। वो लोहा सड़ा जो भाग होता है उसे कहते हैं जंग लगा हुआ। और आपको मालूम है अगर कहीं पर जंग लगा हुआ कोई लोहा आपको लग जाता है यानी कट जाता है तो आपको एक इंजेक्शन लगवाना चाहिए। कौन सा? टिटनेस का। जिससे कि टिटनेस के जो बैक्टीरिया हैं, जो उसके रोगाणु हैं, वो आपके शरीर में ना प्रवेश कर पाए। एक जानकारी आपको बता दें, पूछा जाता है कंपटीशन की परीक्षाओं में कि टिटनेस से कौन सा हो गया, टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? अक्सर हिंदी नाम पूछ लेता है, टिटनेस अंग्रेजी नाम है। टिटनेस जो है इसको हिंदी में धनुष टंकार है, धनुष टंकार, धनुष टंकार होता है। इसमें शरीर में ऐंठन होती है, बहुत समस्या होती है। ज्यादातर लक्षण यही है कि ऐंठन होता है, भारी भारी सिर दर्द रहता है। तो इन समस्याएं अगर होती है तो इस जंग से, जैसे मान लो किसी को टिटनेस हो गया है तो उससे ये समस्या देखने को मिलेगा। चलिए गलती संसार है। तो अगर कोई वस्तु है वो धूल के संपर्क में है, नमी के संपर्क में है, हवा के संपर्क में है, तो उसपे क्या होता है? जो हवा होता है उस पे ये क्रिया होने लगती है। हाथ की ऊपरी परत पर ये क्रिया यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है, तो वो क्या है? जंग हो जाता है। और विकल्पीय प्रश्नों में आपको मिलेगा, बताइए जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो याद रखिएगा जंग लगना क्या है? एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ठीक है, इसमें होता क्या है? लोहा। जंग लगने में लोहा रहेगा। क्या रहेगा? लोहा। ये क्या है? लोहा है। लोहे के साथ में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन बहुत मस्त है। लोहे के साथ में ऑक्सीजन, क्या दोनों मिलेंगे जंग लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ में चाहिए जल। क्या चाहिए? जल। ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों मिलेंगे तो जंग लगने की घटना तेज हो जाता है। आप देखिए आपके घर में कोई पुराना लोहे का टुकड़ा, उसको साफ सुथरा करके बढ़िया रेगमाल से चमका करके एक आध दिन धूप छांव में रख दो, तो उसके ऊपर आप देखेंगे हल्के पीले या हल्के भूरे रंग की एक परत जमना शुरू हो जाती है। यही घटना तो है। लोहा है, वायुमंडल की ऑक्सीजन है, जलवाष्प या जल के कण है, आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद क्या होगा? एक यौगिक बना लेते हैं, और उसी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? उस यौगिक को क्या बोलेंगे? जंग कहते हैं। इसको बैलेंस रूप में लिखा जाए, यहाँ हो जाएगा 2 × x। मतलब ये x क्या है? संख्या ज्यादा भी हो सकता है पानी के कणों की और कम भी हो सकता है। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 2Fe2O3 × X2O। ये बन जाता है। ये है लोहे पर जंग का फार्मूला। ठीक है, लोहे पर जंग का फार्मूला यही है। जब लोहे की जैसे लोहा हो गया, देखो कुछ लोग कहते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है,
जंग लगता है लेकिन उसका जंग का कलर कुछ अजीब टाइप का होता है। अच्छा नहीं लगता, मान लीजिए क्यों नहीं लगता, इसका कारण यह है कि जो एल्युमिनियम होता है ये वायु के संपर्क में आता है और यहाँ पर एल्यूमिना Al2O3 की एक परत बना लेता है। क्या बोलेंगे? एल्यूमिना बोलते हैं। जब एल्यूमिनियम नमी और हवा के संपर्क में आता है क्या बनाता है? एल्यूमिना बना लेता है। और ये एल्यूमिना एक ऐसी परत होती है जो धूप छांव अम्ल छाप इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए कहते हैं एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक अम्लरोधी एक जंग रोधी एक परत बन जाती है। इसको अगर साफ कर दिया जाए चमकीला हो जाता है। और देखेंगे पुराने पीतल के बर्तन है, पुराने तांबे के बर्तन है, उसका भी कलर दूसरे टाइप का हो जाता है, वो भी एक टाइप का जंग है, उसको साफ करेंगे साफ होता है। लेकिन लोहे का जंग सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसमें लोहा पूरे तरीके से सड़ जाता है, उसका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। रिसाइकिल प्रोसेस में लोहा खत्म हो जाता है इसमें, इसलिए लोहे का जंग सबसे खतरनाक होता है। चलिए इतना तो हो गया, जानते हैं लोहा जंग ग्रसित हो गया है। मान लीजिए आपके पास घर में लोहे के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, अलमारी है और आप उसको जंग से बचाना तो क्या करेंगे? पेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, पेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। लोहे से बनी वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जंग से बचाने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन है। जैसे पहला नंबर होता है, आपने कहा पेंट लगाना। हाँ, लोहे से बनी वस्तुओं पर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पहला नंबर हो जाए, क्या करना है? पेंट करना है। आप अच्छे कलर ले आइए, पेंट कर, जो चाहो रंग बिरंगा जैसे चाहो वैसे बना लो। लेकिन ध्यान देना, लोहे जैसी वस्तुओं को पेंट करने से पहले उसकी सतह को रेगमाल से बढ़िया से साफ कर लीजिए, उसके ऊपर एक अस्तर लगाइए, उसके ऊपर उसके बाद फिर पेंट लगाइए। ऐसा करने से आपका पेंट और आपका लोहा ज्यादा समय तक सुरक्षित। तो पेंट लगाने से पहले क्या सावधान रखना है? उसको रेगमाल से या अच्छे कपड़े से साफ कर लो, उसके बाद उसके ऊपर वार्निश लगाइए या उसके ऊपर लगा दीजिए, अस्तर लगा दीजिए, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर पेंट लगाइए। ये प्रक्रिया हो गई। दूसरा आप जानते हैं तेल या ग्रीस। अगर हम लोहे जैसी वस्तुओं पर तेल लगा दें, आपने देखा होगा कि बरसात में बहुत सारे लोग अपने जो वाहन होते हैं उनमें कचड़े वाला काला काला जो तेल होता है, जला हुआ तेल, उसको लगा देते, तो उससे क्या होता है? सुरक्षा होती, जंग नहीं लगता। तो तेल या ग्रीस लगाने से भी लोहे जैसी वस्तुओं को संक्षारित होने से, जंग लगने से बचाया जा सकता है। तीसरा क्या करते हैं? एक धात की परत। अगर कोई लोहे का टुकड़ा है, उसको आपको बढ़िया रखना है, तो उसके ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक धातु के ऊपर उसी धातु की परत चढ़ाकर सुरक्षित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं जिससे हम अपने लोहे से बनी धातुओं को, लोहे से बनी वस्तुओं, सामानों क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कैसे जंग से बचाना। तो एक तो टॉपिक ये हो गया कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान ही हमारे लोहे जैसे वस्तुओं पर जंग है। ये तो हमारे जीवन में एक प्रभाव हो गया। एक प्रभाव और आपको बहुत बता दें, बहुत अच्छा है। जैसे बाजार में जाते हैं तो छोटे बच्चे क्या लेकर ज्यादा ला रहे हैं? चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट। तो ऐसे पैकेट में अगर आप देखेंगे तो उसमें सामान थोड़ा होता है और हवा भरी जाती है। तो अक्सर हम लोगों के दिमाग में आता है कि इसमें हवा क्यों भरी जाती है? क्या वजन बढ़ाने के लिए? जब पैकेट का बढ़िया सा शेप दिखाई दे इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं। जो ये पैकेट वाले सामान आते हैं ये काफी दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। क्यों? उसी हवा की वजह से। अब आपको सोचना चाहिए उसमें हवा क्या है। हम नाम ले रहे हैं ऑक्सीजन का, क्या उसमें ऑक्सीजन होगा? बिल्कुल नहीं।
जितने भी पैकेट वाले बंद सामान आते हैं, चाहे वो चिप्स हो, कुरकुरे हो, नमकीन हो, और भी जो चीजें हैं, उन सब में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा ध्यान से इसको। जितने डिब्बाबंद सामान होते हैं या पैकेट वाले सामान होते हैं, उनके अंदर अगर कोई गैस मिलेगा आपको, कौन सी गैस मिलेगा? उसमें मिलेगा आपको नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन ही क्यों भरा जाता है? कारण यह है कि नाइट्रोजन गैस सामान्य ताप पर क्या है? निष्क्रिय है, क्रिया नहीं करती, इसलिए उस पैकेट में उसी गैस को भरते हैं और वस्तुएं बहुत समय तक सुरक्षित रहती। तो इसका कारण ये हो गया। चलो मान लीजिए पैकेट लीक हो जाए, रखा गया हो और दुकानदार आपको बेच दे, थोड़ा सस्ते में आप ले आएंगे, इसको आराम से खाएंगे, लेकिन उसका जो स्वाद है वो आपको नहीं मिलता। वो स्वाद आपको नहीं मिलता, उसमें अजीब टाइप की स्मेल आती है। क्यों आती है? इसको बताते हैं। एक एग्जाम्पल और जानिए। जैसे घरों में क्या होता है, दही और मक्खन, दही से मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन को अगर 2-4 दिन तक रख दिया जाए तो उसमें से अजीब टाइप की गंध आती। पुराना घी अगर रखा गया हो, उसमें भी अजीब प्रकार की गंध आती। ये गंध क्या है? इस गंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई बताओ, मालूम हो तो कमेंट करके बताइए कि क्या कहते हैं। इस गंध का नाम है विकृत गंधिता। डिब्बाबंद सामानों, तेल, मोम, घी जैसे पदार्थों से बने हुए खाद्य पदार्थों में अगर N2 गैस नहीं भरा जाएगा, उसमें से गंध आना शुरू हो जाता है। इस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। डिब्बाबंद सामान चाहे जो भी होते हैं, अगर उनके ऊपर नाइट्रोजन गैस नहीं भरते हैं, उसमें से तेल और घी या वसा की एक अजीब सी स्मेल आती, एक महक आती है। उस घटना को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। तो याद रखिएगा, अगर आपको डिब्बाबंद सामान बनाना है, रखना है, तो उसके ऊपरी सतह पर नाइट्रोजन गैस को जरूर रखिएगा। इससे क्या होगा? आपका जो सामान है बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतने में आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक लेकर के, अगले पार्ट को कवर करेंगे। साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको कमियां लग रही उसको आप जरूर बताइए, बेहतर तरीके से सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, और जाते जाते एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आप फिजिक्स की कक्षाएं लेनी है तो आदर्श एकेडमी 19 चैनल पर जाइए। वहां पे आपको फिजिक्स से संबंधित जो भी चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको बायोलॉजी की वीडियो देखनी है तो जीएस दुनिया पर उस वीडियो को देखिए, उस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।